सो गाइस, पूरे एक साल से ज़्यादा टाइम के बाद आखिरकार हमें ब्लैक विडो मूवी देखने को मिल चुकी है। हालांकि अभी इंडिया में लेकर इसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए इसकी हिंदी रिलीज डेट अक्टूबर को दे दी गई है। लेकिन क्योंकि मैंने ये मूवी देख ली है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। इसलिए गाइस, देर तक करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है ओहायो 1995 से, जहां नेट और उसका परिवार, या मैं कहूँ उसका स्पाई परिवार रहता है, जहां उन्हें एक मिशन पर भेजा जाता है जिसके लिए उन्हें पूरे 3 साल लग जाते हैं और जिसका गाना हमारा रेड गार्डियन कैरेक्टर पूरी मूवी में गाता रहता है। हालांकि मिशन पूरा होते ही उन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वहां की एक इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी डिटेल्स के बारे में हमें मूवी बाद में बताती है। ये इंस्टीट्यूट वैसे तो एक शील्ड इंस्टीट्यूट थी, लेकिन एक्चुअल में इसे हाइड्रा के लोग कंट्रोल कर रहे थे। और जैसे ही उनका मिशन पूरा हो जाता है, सारे एविडेंस मिटाने के लिए उन्हें उस इंस्टीट्यूट को मिटाना पड़ता है। ओहायो से भागने के बाद वो क्यूबा पहुंचते हैं, जहां डेक्रो की अपीयरेंस दी जाती है। और क्योंकि मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वो नेट और येलेना दोनों को बेहोश करके रेड रूम ले जाते हैं, जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में, मतलब मूवी की मेन टाइमलाइन में आ जाती है। और गाइस, यहाँ एक फन फैक्ट भी है। एक्चुअल में ब्लैक विडो मूवी सिविल वॉर की एयरपोर्ट बैटल के तुरंत बाद की है, जहाँ सोकोविया समझौते को तोड़ने के लिए जनरल रॉस नेट के पीछे पड़ चुके थे। लेकिन नेट एक नंबर 1 स्पाई एजेंट है, इसलिए उसे पकड़ना जनरल रॉस के बस की बात नहीं थी। इसके बाद मूवी हमें मोरक्को ले जाती है, जहाँ हमें येलेना बेलोवा की पहली अपीयरेंस मिलती है, जो खुद एक रेड रूम मिशन पर थी। उसका मिशन एक दूसरी रेड रूम विडो को मारने का था, जिसके पास कुछ स्पेशल सेडेटिव्स थे। ये सेडेटिव्स किसी भी रेड रूम ट्रेनी को ड्रैकोव के कंट्रोल से बाहर ला सकते थे। येलेना अपना मिशन कंप्लीट कर देती है, लेकिन उस विडो के मरने से पहले वो उस सेडेटिव को येलेना पर छिड़क देती है, जिससे येलेना ड्रैकोव के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। क्योंकि येलेना इन सेडेटिव्स को छुपा कर नहीं रख सकती थी, इसलिए वो इन सभी को नताशा के पास भेज देती है। सेडेटिव मिलने के कुछ टाइम बाद ही नताशा पर भी अटैक हो जाता है, और यहाँ हमारे विलन टास्क मास्टर की पहली अपीयरेंस आती है। नताशा और टास्क मास्टर की ये वाली फाइट हम पहले ही ब्लैक विडो की प्रोमो के लिस्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर नताशा एक बार फिर अपना स्पाई वाला काम दिखा देती और टास्क मास्टर को खाली बॉक्स थमाकर वहाँ से निकल जाती है। इस सीन को देखकर आपको एक टाइम के लिए एंड गेम के आयरन मैन सीन की याद ज़रूर आएगी, जिसमें टोनी थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन चुरा लेता है। अब नताशा इन सेडेटिव्स का सच जानने के लिए खुद बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां उसका और येलेना का छोटा सा फाइट सीन भी आता है। फाइट सीन के बाद थोड़ी सी फ्लैशबैक टॉक आती है, जिसमें नताशा रेड रूम और रशिया से निकलने के लिए शील्ड ज्वाइन करने का ऑफर ले लेती है, और तब उसे शील्ड को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कुछ मिशंस को पूरा करना था, जिसमें उसका आखिरी मिशन ड्रैकोव को मारना था। हालांकि नताशा के अकॉर्डिंग उस टाइम नताशा ड्रैकोव के साथ उसकी बेटी को भी मार देती है, जो एमसीयू में नताशा का सबसे हॉरिफिक काम था, क्योंकि इस बार उसने किसी निर्दोष को भी मार दिया था। यहाँ नताशा के बुडापेस्ट वाले अपार्टमेंट में कुछ एरोज भी दिखाए जाते हैं, जो क्लिंट बार्टन के थे। ये तब के हो सकते हैं जब नताशा ड्रैको को मार देती है, और उसके बाद उनके कुछ एजेंट्स नताशा और क्लिंट के पीछे पड़ जाते होंगे। इस फ्लैशबैक स्टोरी के बाद रेड रूम विडोज नेट और येलेना पर हमला कर देती हैं। हालांकि नेट और येलेना दोनों बचकर भाग जाती हैं। अब नताशा को सिर्फ रेड रूम और ड्रैको का पता जाना था, लेकिन येलेना के पास वो नहीं था, इसलिए अब उन्हें रेड गार्डियन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन रेड गार्डियन जेल में बंद था। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड गार्डियन सोवियत का पहला इकलौता सुपर सोल्जर था, और उसकी स्टोरी भी कुछ ईसाई ब्रैडली जैसी थी, जिसे यूज़ करने के बाद उसे कैद कर लिया जाता है। रेड गार्डियन को जैसे तैसे जेल से निकालने के बाद अब उन्हें मेलिना की ज़रूरत थी, क्योंकि रेड गार्डियन के पास भी रेड रूम का पता नहीं था। मेलिना वहाँ से काफ़ी दूर एक छोटे से घर में रहती थी, जहाँ वो कुछ साइंटिफिक रिसर्च करती रहती है। जब पूरी फैमिली एक बार फिर डिनर कर रही होती है, तो वहाँ नताशा मेलिना से भी उसका पता पूछती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ड्रैको को हराना नामुमकिन है, इसलिए वो उन्हें उसका पता नहीं बताती। और वैसे एक्चुअल में वो खुद एक विडो थी, जिस पर ड्रैकोव ने कंट्रोल कर रखा था, और वो ड्रैकोव के लिए वफादार भी थी। इसलिए वो डिनर से पहले ही ड्रैकोव के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है, और जैसे ही रेड रूम विडोज और टास्क मास्टर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सभी ब्लैक विडो, येलेना और रेड गार्डियन को पकड़ने वहाँ आ जाते हैं। और उनके वहाँ आते ही वो उन सभी को बेहोश करके अपने रेड रूम अड्डे पर ले जाते हैं। और अगर सच कहूँ तो रेड रूम शील्ड से भी आगे निकल चुका है। शील्ड ने तो सिर्फ एक बहुत बड़ा शिप हेलिकॉप्टर बनाया था, लेकिन ड्रैकोव ने तो उड़ने वाली बिल्डिंग बना ली थी, और इसलिए उसे ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पहुँचते ही रेड गार्डियन और ब्लैक विडो को सेल में बंद कर दिया जाता है, और येलेना पर एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाता है। येलेना, जो कि ड्रैकोव की वफादार थी, वो एक बार फिर
अपने मालिक ड्रैको के पास पहुंच जाती है। लेकिन थोड़ी सी बातचीत के बाद ड्रैको समझ आता है कि मेलिना एक्चुअल में मेलिना नहीं है, और तब मेलिना अपना मास्क निकालती है और वो एक्चुअल में नताशा रोमानोफ निकलती है। और यहाँ ड्रैको टास्कमास्टर की आइडेंटिटी हमें और नताशा दोनों को दिखा देता है, जिसे देखकर नताशा खुद चौंक जाती है। और टास्कमास्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी मरी हुई बेटी एंटोनियो होती है। मेलिना और रेड गार्डियन दोनों बाहर आ चुके थे, और ये बात पता लगते ही ड्रैको टास्कमास्टर को उन्हें मारने भेज देता है। मेलिना की मदद से येलेना भी बच चुकी थी। यहाँ रेड गार्डियन और टास्कमास्टर की फाइट भी होती है, और इसे भी हम प्रोमो क्लिप्स में देख चुके हैं। इसमें टास्कमास्टर ब्लैक पैंथर की स्टाइल को यूज़ करता है। यहाँ मेलिना की मदद से रेड गार्डियन टास्कमास्टर को वहीं की एक सेल में बंद कर देता है, जिससे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। उधर येलेना भी सेडेटिव्स लेकर विडोज को ढूंढने निकल पड़ती है, और यहाँ नताशा ड्रैकोव को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और ड्रैको के पास अब कोई गार्ड भी नहीं था। हालांकि ब्लैक विडो उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि विडोज के अंदर ड्रैकोव को ना मारने की फंक्शनलिटी डाली जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही कोई विडो ड्रैकोव की स्मेल लेती है तो उसके लिए ड्रैकोव को मारना नामुमकिन हो जाता है। और क्योंकि ब्लैक विडो ड्रैकोव को नहीं मार सकती थी, इसलिए ड्रैकोव उसे अपना पूरा प्लान बताना शुरू कर देता है कि उसकी विडोज़ कैसे पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और एक एवेंजर्स के साथ आ जाने के बाद वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकता है। प्लान के बारे में पता चलते ही नताशा हंसने लगती है और अपनी नाक तोड़ देती है, जिससे उसे स्मेल नहीं आ पाती, और अब वो ड्रैको को मार सकती थी। हालांकि तभी रेड रूम विडोज़ वहाँ आ जाती हैं और ड्रैको वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ब्लैक विडो और रेड रूम विडोज़ के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी येलेना आकर सेडेटिव्स विडोज़ पर छिड़क देती है, जिससे वो सभी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। और क्योंकि अब ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने वाली थी, इसलिए वो सभी भागना शुरू कर देते हैं। मेलिना और रेड गार्डियन दोनों प्लेन से पहले ही निकल चुके थे। यहाँ नताशा टास्कमास्टर को सेल में देखती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके सेल को खोल देती है। सेल खुलते ही फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही थी, इसलिए ये फाइट बीच में ही रुक जाती है। जिसके बाद नताशा बिल्डिंग के ऊपर वाली साइड आ जाती है, जहाँ ड्रैकोव प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन येलेना भी नताशा की ही बहन है, इसलिए वो अपने हथियार को प्लेन के विंग्स में फंसा देती है, जिससे प्लेन में एक्सप्लोजन हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। हालांकि येलेना ब्लास्ट से नीचे गिरना शुरू कर देती है, और नताशा भी उसके पीछे पीछे नीचे कूद जाती है, और वो पैराशूट को उसे पहना देती है। इतने में टास्कमास्टर भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाता है, और यहाँ हमें मूवी का बेस्ट सीन एरियल फाइट सीन दिखाई देता है। नताशा और टास्कमास्टर फाइट करते करते पैराशूट खोलकर नीचे पहुंच जाते हैं, जहां ये फाइट अभी भी जारी थी। हालांकि नताशा सेडेटिव्स के यूज से टास्कमास्टर को भी ड्रैकोव के ब्रेन वॉश से बाहर निकाल देती है, और इतने में एमसीयू का एक और विलन टपक जाता है। जनरल रॉस की कार्स को देखते ही नताशा बाकी सभी विडोज़ येलेना, मेलिना और रेड गार्डियन को वहां से भेज देती है और खुद वहीं रुक जाती है, जिसके बाद मूवी 2 वीक्स का गैप ले लेती है। मूवी का एंड ब्लैक विडो के सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के गैप को छोटी डिटेल में लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता है। इन्फिनिटी वॉर वाला लुक भी आ चुका था, और उसके पास इन्फिनिटी वॉर में क्वीन जेट कैसे आया ये भी दिखाया जाता है। जिसके बाद नताशा क्वीन जेट लेकर बाकी के सुपर हीरोज़ जो कि राफ्ट में बंद थे सभी को बचाने निकल पड़ती है। तो गाइस मूवी के लिए बस इतना ही, लेकिन एमसीयू की पिक्चर तो भी बाकी थी। इसके बाद आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो सही मायने में काफ़ी हद तक एमसीयू के प्रेजेंट को दिखाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में येलेना को नताशा की ग्रेव पर दिखाया जाता है, जहाँ उससे मिलने एक जाना माना करेक्टर भी आता है। इस करेक्टर को हम हाल ही में फैल्कन सीरीज़ में देख चुके हैं। यहाँ वैलेंटीना येलेना के पास एक कॉन्ट्रैक्ट किल लेकर आती है, जो एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग येलेना ज़रूर करेगी, क्योंकि वैलेंटीना के अकॉर्डिंग इसी कॉन्ट्रैक्ट किल वाले कैरेक्टर ने ब्लैक विडो को मारा है। और क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि उस फाइल में कौन था? उसका टारगेट था क्लिंट बार्टन। गाइज ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर तो मैंने सच में अपना सर पकड़ लेता हूँ, लेकिन आपका क्या होगा ये आप ही जानते होंगे। वैसे गाइस मूवी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मूवी अपनी एंडिंग के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी छोड़ चुकी थी, जिसका जवाब मैंने अपनी अगली एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में दे दिया है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे 1000 बार शेयर करना ना भूलें।